दोस्तों नमस्कार। अगर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में चुनाव जीत जाते हैं तो फिर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनना तय है। और वही शुभेंदु अधिकारी अगर नंदीग्राम में भी चुनाव हार जाते हैं तो फिर बीजेपी 77 से खिसक कर 50 के नीचे पहुंच जाएगी, यानी पिछली बार की तुलना में वह कहीं आधी सीट पर आकर खड़ी ना हो जाए, यह परिस्थिति भी आ सकती है। जी, पश्चिम बंगाल के भीतर बीजेपी का वार रूम अभी भी काम कर रहा है। हालांकि अमित शाह लेह रवाना हो गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी बनारस में पूजा पाठ कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर यह फुसफुसाहट तो है, आखिर पैमाना होगा क्या? क्योंकि जो पैमाना कल एग्जिट पोल में भी निकल कर आया, उस एग्जिट पोल की एक ही लकीर थी। किसी भी हालत में जो 147 सीटों का जादुई आंकड़ा पश्चिम बंगाल में सत्ता बनाने के लिए चाहिए, बीजेपी का उसके ऊपर हर एग्जिट पोल में आंकड़े रहने चाहिए, और रहे भी। लेकिन किसी ने यह हिम्मत नहीं दिखलाई कि पौने 200 यानी 175 सीट के आगे वो बीजेपी को ले जा पाए। यानी पहला मैसेज वार रूम के जरिए और एग्जिट पोल के जरिए यही निकलकर आ रहा है, बीजेपी कोई बड़ी जीत हासिल नहीं करेगी। लेकिन सवाल उसके आगे का है, क्या बीजेपी जीत हासिल करेगी? पैमाना होगा क्या? और यह बात अब बीजेपी को संभालने वाले, रणनीति बनाने वाले और तमाम परिस्थितियों में जो एग्जिट पोल आता है उसके जरिए जिस नैरेटिव को वो जीना चाहते हैं, तो क्या वो सिर्फ नैरेटिव को जीने की कोशिश है? और वह भी पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां सब कुछ दांव पर बीजेपी ने यह कहकर लगा दिया इस बार तो बिल्कुल ही, अन्यथा इसके बाद कभी नहीं। लेकिन बावजूद इसके उसी वार रूम से यह खबर अगर निकल कर आती है कि पश्चिम बंगाल में सरकार तो तब बनेगी जब कोलकाता में आप सेंध लगा लें, लेकिन कोलकाता में सेंध नहीं लगी। यह अलग मसला है कि पहली बार कॉरपोरेट के जो अलग अलग दफ्तर वहां पर मौजूद हैं, उसमें काम करने वाले कर्मचारी भी वोट देने गए। सामान्य तौर पर इससे पहले हर कॉरपोरेट के ऑफिस में कोई एक टीएमसी का नेता आता था और कहता था वोट देने की कल आपको जरूरत नहीं होगी, आपके वोट पड़ जाएंगे, और फिर कोई हिम्मत दिखाता नहीं था। लेकिन आज इस बार गए, लेकिन उनकी तादाद कितनी है? और पश्चिम बंगाल के आंकड़ों के भीतर का सच यह भी है कि दरअसल वो महिला हो, वह युवा हो, युवा में बेरोजगार हो और महिला में घर में कामकाज संभालने वाली महिला हो। और इन सब के बीच जो प्रवासी मजदूर, किसान और पश्चिम बंगाल के भीतर जो मजदूर तबका है, उनके भीतर के सवालों को क्या इस चुनाव ने कोई राह दिखा दी, या सभी सिर्फ और सिर्फ किसी भी हालत में बंगाल के भीतर कोई सिस्टम का परिवर्तन नहीं चाहते थे, इसीलिए सेंध लगाना मुश्किल हो गया? जी, यह आकलन है जो वार रूम से, यानी कोलकाता के वार रूम से चलकर दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर पहुंचता है। और शायद यही वो वजह है जिसके बाद एक नई परिस्थिति शुभेंदु अधिकारी के चेहरे के तौर पर मौजूद रखने की कोशिश है। क्योंकि बंगाल में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, शुभेंदु अधिकारी की भी पहुंच पकड़ चंद सीटों तक ही है, या कहें मिदनापुर में ही है। अब यहां से असल सवाल शुरू होता है। अगर 145 सीटों के ऊपर हर एग्जिट पोल में बीजेपी को रखा गया, लेकिन 175 के पार पहुंचने नहीं दिया गया, और 100 के ऊपर टीएमसी को भी रखा गया, तो यानी टक्कर कांटे की है। यह मैसेज एग्जिट पोल के जरिए जाना चाहिए, और कमोवेश हर एग्जिट पोल ने यही भूमिका दिखाई। इसी लाइन पर चलना है, उसी लाइन पर चलें। लेकिन उसके बाद किस बात का डर है? डर इस बात का है कि दरअसल अपने एग्जिट पोल को लेकर आप इस मायने में तो संतुष्ट हो सकते हैं कि दरअसल आप जीत गए, लोगों ने एग्जिट पोल से लेकर जनादेश यानी 4 मई तक की बीच की परिस्थितियों को जी लिया। लेकिन इन सब के बीच की परिस्थिति में हो क्या रहा है, यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि जब हमने आपसे यह जिक्र किया कि शुभेंदु अधिकारी ही क्यों मायने रखते हैं,
शुवेंदु अधिकारी जिस वक्त ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे और नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव लड़ा था, यानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके थे, और 2016 का जो चुनाव था उसमें उन्हें जो वोट मिला था वो तकरीबन 1,35,000 वोट थे। लेकिन 2021 में उन्होंने राह अलग पकड़ ली थी। ममता बनर्जी और वो आमने सामने थे, और यह माना जाता था कि नंदीग्राम आंदोलन के बाद पूरे तरीके से शुवेंदु अधिकारी को ही सब कुछ सौंप दिया गया था कि आपको मेदिनीपुर को देखना है और उसके दायरे में आने वाली हर सीट को देखना है। शायद इसीलिए पूर्वी मेदिनीपुर में पिछली बार 16 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन पश्चिमी मेदिनीपुर में वो सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। वहां पर भी 14 सीट, 13 सीट टीएमसी जीती थी। तो क्या मेदिनीपुर या नंदीग्राम के आसरे संभालते संभालते 2021 का चुनाव और 2026 का चुनाव इसीलिए बीजेपी अब शुवेंदु अधिकारी के चेहरे से जोड़ना चाह रही है, जहां उसको इस बात की जानकारी हो चली है कि दरअसल मेदिनीपुर में भी पिछली बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का जो उफान था 2021 में, उस समय तक 2024 के चुनाव नहीं हुए थे। 2014 और 2019 में बीजेपी जीत चुकी थी और 2021 के चुनाव में टीएमसी में सेंध लगाकर शुवेंदु अधिकारी को साथ में जोड़ लिया गया, और इसका असर यह हुआ कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया, जबकि नंदीग्राम और सिंगूर यही दो आंदोलन के चेहरे थे जिसके आश्रय ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता तक पहुंची थी। तो क्या 2026 में वो सारी धाराएं खत्म हो गई, जो विचारधारा और जो नैरेटिव था वो खत्म हो गया? जी, ये सवाल अब बीजेपी के वार रूम से अगर निकलता है और एग्जिट पोल के भीतर मेदिनीपुर की स्थिति को बता पाने में कोई सक्षम हो नहीं पाता है, तो एक बात समझ लीजिए, लगभग 30-31 सीटें हैं इस मेदिनीपुर में जो पूर्व और पश्चिम के भीतर है। उस वक्त 8 सीटें कुल मिला के जीती गई थी। इस बार यह मानकर चला जा रहा था कि इस इलाके में कम से कम यह दुगनी सीट तो जरूर होगी, यानी 15 तो जरूर होगी, और उसके बाद आगे बढ़ेगी तो यह शुवेंदु अधिकारी का कमाल होगा। यानी बीजेपी के भीतर एक पैमाना बहुत साफ रहा, जो वार रूम के जरिए दिल्ली तक भी जानकारी पहुंचाई गई कि मेदिनीपुर में शुवेंदु अधिकारी की पहुंच और पकड़ वहां के तमाम सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल करा सकती है। लेकिन अगर यह भ्रम टूट गया या फिर कहीं यह हकीकी तौर पर उभर नहीं पाएगा, तो फिर एक क्षण के लिए उन आंकड़ों को अब जरा समझने की कोशिश कर लीजिए। जो शुवेंदु अधिकारी पर बीजेपी ने दांव चला, वो दांव 2021 में वो ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हरा तो देते हैं, और नंदीग्राम चूंकि ममता के संघर्ष की जमीन रही और वहां से शुवेंदु अधिकारी अगर उन्हें हराते हैं तो मैसेज 2021 के चुनाव में यही गया कि ममता का पूरा संघर्ष जो था एक झटके में शुवेंदु अधिकारी के बगैर अधूरा है, या फिर है ही नहीं, वो कोई मतलब मायने रखता नहीं है। इसीलिए एक बड़ा उफान 2016 से 2021 के चुनाव के बीच बीजेपी को जीत को मिला, और कमोवेश उसी उड़ान को नए तरीके से 2026 में बीजेपी जीत हासिल करने निकल पड़ी। और इसीलिए एग्जिट पोल की एक लकीर खींच दी गई कि अगर 147 सीटों पर बहुमत मिलता है तो बीजेपी का कम से कम 145 सीट ही रहना चाहिए, और ज्यादा जिसे जितना बढ़ाना है बढ़ा दे। यह जो एक लकीर खींची गई कि यानी हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन उसके ठीक समानांतर एक दूसरी लकीर, जरा सोचिए, ममता बनर्जी हार गई थी नंदीग्राम में कितने वोट से? 1956 वोटों से। शुवेंदु अधिकारी को मिले थे 1,10,764 वोट, और ममता बनर्जी को मिले थे 1,08,808 वोट। लेकिन दूसरी तरफ यही ममता बनर्जी हारने के बाद जब भवानीपुर पहुंचती है, जो उनकी अपनी पुरानी पारंपरिक सीट रही, तो वहां से वह उपचुनाव लड़ती है और 58,835 वोटों से जीतती है। जबकि 2016 में जब शुवेंदु अधिकारी उनके साथ हुआ करते थे, उस वक्त वह सिर्फ
28,719 वोटों के मार्जिन से जीती थी। और शुवेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी के साथ थे और नंदीग्राम से चुनाव 2016 में लड़ रहे थे, तो उस वक्त लगभग 70-80 हजार के मार्जिन से वह चुनाव जीते थे। उन्हें वोट 1,35,000 के लगभग मिला था। उनके काउंटर में जो सीपीआई के कैंडिडेट थे उनको लगभग 53,000 वोट मिले थे। 2026 की परिस्थिति में वार रूम की यह सोच क्यों है? जहां नंदीग्राम यानी मिदनीपुर और जहां भवानीपुर को देखकर बीजेपी का एनालिसिस क्यों चल पड़ा है, इसकी एक हकीकत अब इस रूप में भी समझिए कि जब दोनों नेता साथ थे, शुवेंदु अधिकारी का प्रभाव बड़ा था। जब दोनों नेता अलग हो गए और टकराते हुए नजर आए, तो नंदीग्राम में पिछली बार की परिस्थिति इसलिए अलग थी क्योंकि वह एक परिवर्तन की दृष्टि से माना गया था। लेकिन बावजूद इसके मिदनीपुर की 30 सीटों में से 7-8 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी, और इस बार जो वह सोच रही है कि दुगनी हो जाएंगे, शायद वहां पर एक पूर्णविराम लग गया। तो क्या मिदनीपुर के भीतर भी बीजेपी को वह फायदा शुवेंदु अधिकारी नहीं दिला पाए जो उनके मार्फत मानकर चला जा रहा था? और दूसरी तरफ भवानीपुर को लेकर जो ये आकलन है कि वहां पर अगर शुवेंदु अधिकारी जीत जाते हैं तो फिर बीजेपी की सत्ता बन जाएगी, यानी वो सबसे टफ कंपटीशन, जहां पर 90+ से ज्यादा वोटिंग का होना, 5 से 7 ही फेक वोट पकड़ में आना, और बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही जो बड़ी और उस इलाके में जो वोट कटे, क्या वो एक एनालिसिस है कि क्या वाकई इसीलिए शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर में जीत जाएंगे? इस मैसेज के पीछे ही यह परिस्थिति है कि चुनाव के बाद शुवेंदु अधिकारी मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं, देखिए मैं भवानीपुर से 20,000 वोट से ज्यादा से जीत जाऊंगा। আমার এখানে কন্ট্রোল রুম বা ব্যাক অফিস থেকে আমরা যেটা পেয়েছি তাতে মোর দ্যান 90% ভোটার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন, যেটা ভবানীপুর বিধানসভা তৈরি হওয়ার পরে একটি রেকর্ড। লাস্ট 2021-এ 82%, 2024-এ 78% পোল হয়েছিল, এবং তখন মৃত ফেক ডবল ট্রিপল এন্ট্রিতে শাসক দল প্রায় 10% করে ভোট ছাপ্পা মেরেছিল। असल में पत्रकारों के सामने शुवेंदु अधिकारी को यह कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी कि वो भवानीपुर में 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन वार रूम का दबाव, वार रूम की निगरानी इलेक्शन के वक्त बकायदा अमित शाह की टीम कर रही थी। अमित शाह की अपनी आवाजाही थी। अब अमित शाह लेह लद्दाख की तरफ रवाना हो गए, प्रधानमंत्री भी बनारस की तरफ रवाना हो गए। उनके जहन में उत्तर प्रदेश रेंगने लगा। वो समझ गए कि दरअसल बंगाल की परिस्थितियों के बाद असल संघर्ष उत्तर प्रदेश में होना है। वहां पर एक चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, तो योगी आदित्यनाथ के साथ मुस्कुराते हुए और उनके साथ खड़े होकर जो महिला आरक्षण का सवाल है, अब उसके जरिए उत्तर प्रदेश की जमीन अपने अनुकूल करनी होगी, अन्यथा दिल्ली तक का रास्ता हर किसी के लिए बीजेपी में मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन सवाल बंगाल के उस वार रूम से निकली हुई वो जानकारी है जिसके आधार पर शुवेंदु अधिकारी पत्रकारों से कहते हम जीत रहे हैं। उनसे नंदीग्राम को लेकर किसी ने नहीं पूछा, उन्होंने जानकारी भी नहीं दी। लेकिन यह सवाल एग्जिट पोल खड़ा करने वालों के भीतर है, क्या वाकई मिदनीपुर के इलाके में कोई पहुंच पकड़ अपने तौर पर शुवेंदु अधिकारी की है, जहां वो बड़ी तादाद में प्रभावित इस चुनाव में कर पाए, या पिछले चुनाव में जो दो सवाल थे कि एक परिवर्तन शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में शिफ्ट होने से हो जाएगा, वो धराशायी हो गया, और दूसरी तरफ 2024 के चुनाव परिणामों के बावजूद भी ममता बनर्जी की ताकत जो लोकसभा चुनाव में भी अपने सांसदों के जरिए बरकरार रही और दिल्ली में कमजोर हो गई बीजेपी, वो मैसेज भी बंगाल के भीतर गया। इसीलिए यहां से एक दूसरा सवाल
जो बीजेपी के उन नेताओं को लेकर उभरा जिनके चेहरे को पीछे कर दिया गया। उसका सवाल था कि शहरी इलाकों में खास तौर से वह कोलकाता है, वो हावड़ा है, वो हुगली है, कुछ हिस्सा पूर्व वर्धमान का है, इन जगहों पर बीजेपी क्यों पहुंच पकड़ नहीं बना पा रही है। एग्जिट पोल में इस मुद्दे पर सिवाय इसके कि एक बड़ी पैसे की राशि जो है वह बेरोजगार युवाओं को और महिलाओं को और प्रेग्नेंट महिलाओं को और किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। लेकिन यह योजनाएं देश में अलग अलग जगहों पर पहले से चल रही है। बंगाल के भीतर की सोच अपने आप को स्वावलंबी बनाने की भी है, संघर्ष करते हुए बहुत कुछ पाने की भी है। और महिलाओं के अपने संघर्ष की गाथा भी बिहार की बंगाल की अपनी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है, जो उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल यह था कि कोलकाता की 11, हावड़ा की 16, हुगली की 18, पूर्वी बर्धमान की 16 सीट, यानी इन सब को मिलाइएगा तो ये लगभग 60+ सीट पर आकर चीजें खड़ी हो जाती हैं, लगभग 61 सीट। इन 61 सीटों में अगर इस वार रूम के पास जानकारी है कि वह 61 में से पिछली बार सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी, इस बार भी इन 61 सीटों में वह डबल डिजिट पहुंचना नामुमकिन है और पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़ा पाना शायद एक संकट काल है। इसीलिए उस दिशा में कोई चिंतन मनन दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर आ ही नहीं पाया कि किसी राज्य में अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो वहां का शहरी मिजाज और स्टेट कैपिटल, वहां पर आपकी पहुंच पकड़ क्यों नहीं है। इसीलिए जो एग्जिट पोल की पूरी लकीर खींची गई, जो अलग अलग टेलीविजन स्क्रीन पर चलती हुई दिखाई दे रही थी, उसमें बहुत साफ तौर पर 140 से 175 के बीच में यही वो आंकड़ा है जो बीजेपी के लिए रेंगता रहा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हिम्मत कोई दिखा नहीं पाया कि बीजेपी को, टीएमसी को 100 के नीचे ले जाए या फिर उसको 150 भी ना पहुंचने दे। दोनों परिस्थितियां खारिज हुई। टीएमसी के लिए इस एग्जिट पोल में जगह 125 से 150 सीट तक के भीतर दे दी गई। नया सवाल जो कोलकाता के वार रूम से दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर के बीच है और उसके बाद कोई मशक्कत करने की स्थिति में अपने तौर पर बीजेपी के नेता नहीं है, यह जानते समझते हुए कि अब कौन सा एनालिसिस किस रूप में किस नैरेटिव के साथ करें। वोटिंग तो हो गई और शुभेंदु अधिकारी ने गलती भी कर दी कि वो सामने आकर बोल गए वोटिंग के बाद कि हम 20,000 से जीत रहे हैं। तो भविष्य में बीजेपी के पास कोई नेता, कोई चेहरा है या नहीं है, यह एक सवाल है। और दूसरा सवाल है टीएमसी का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बाबरी मस्जिद जो बंगाल में बनाने की सोच जिस जगह से हावी हुई और ऐसे में ममता बनर्जी अपने आप को धर्मनिरपेक्षता के आश्रय बताते हुए मंदिरों के भीतर भी जाती हुई दिखाई दी। यह दरअसल वो ट्रांसफॉर्मेशन है कि अब आपको पारंपरिक वोट बैंक से हटकर अपने राजनीतिक कद को विस्तार देना होगा चौथी बार, क्योंकि इस चौथी बार का जीत का मतलब यह होगा कि अब आप दिल्ली को चुनौती देने के लिए विपक्ष की अगुवाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। और अगर कर सकती हैं तो आप सिर्फ पश्चिम बंगाल के वोटरों के इर्द गिर्द मत दिखाई दीजिए, आप इस देश के राजनीतिक मिजाज को समझिए। कांग्रेस एक वक्त सॉफ्ट हिंदुत्व के आश्रय बीजेपी को आगे बढ़ने से रोक देती थी। वो सॉफ्ट हिंदुइज्म एक झटके में गायब हो गया। वो कभी दलित, कभी ओबीसी, कभी माइनॉरिटीज, इसी के इर्द गिर्द चीजें रेंगती रही कांग्रेस के जरिए। लेकिन कोई एक ऐसा नेता चाहिए जो इस देश के उस मिजाज को समझ सके जहां पर आपके पास क्या आएगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप जिसका विरोध कर रहे हैं उसके पास क्या है और उसके पैरेलल में क्या आप कोई लकीर खींच सकते हैं। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी पारंपरिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ममता बनर्जी गैर पारंपरिक तौर पर बगलामुखी के मंदिर चली गई।
বাইট দিয়েছে সারা রাজ্যের কি পরিস্থিতি, অনেকে পরিস্থিতি দেয়নি। জিজ্ঞাসা করো না বাইকটা ममता बनर्जी यूं ही मंदिर नहीं गई, वो मंदिर इसलिए गई क्योंकि इस दौर में बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण जिस तेजी के साथ होता चला गया और वो ममता के कितना अनुकूल रहा, यह तो जनादेश के बाद पता चलेगा, यानी 4 मई को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले इस हकीकत को वो समझ गई कि दरअसल विपक्ष ने उस जमीन को गंवा दिया है जिस जमीन पर बीजेपी खड़ी है, और इस देश के भीतर मैसेज एक ही है कि हिंदूवादी पार्टी बीजेपी है, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज गैर हिंदूवादी है। तो ये जो सॉफ्टिज्म हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस के भीतर था, वह भी एक झटके में विपक्ष की राजनीति का हिस्सा बन ही नहीं पाया। और ममता बनर्जी इसीलिए उस पीरियड में बगलामुखी के मंदिर में गई जो आने वाले वक्त की दिशा को एक नई लकीर से खींचना चाहती है। वो जानती हैं कि दरअसल चुनाव परिणामों के बाद इस देश की राजनीति में व्यापक परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन बीजेपी के भीतर भी हलचल मचाएगा। उस परिणाम का असर आने वाले में उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा, और विपक्ष की राजनीतिक एकजुटता को लेकर भी ममता बनर्जी के लिए यह सवाल होगा, अब कम से कम चौथी बार वो मुख्यमंत्री ना बने, भतीजे को बना दे, लेकिन वह राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय कद के साथ चले। ये मैसेज वो दे रही हैं, और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ये मैसेज वार रूम का दे रहे हैं कि देखिए मैं जीत रहा हूं। और बीजेपी उस एग्जिट पोल के आसरे खुद को खड़ा मान रही है, ठीक है हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन कोई चेहरा बीजेपी का, कोई चेहरा आरएसएस का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र है, लेकिन आरएसएस का कोई चेहरा है नहीं पश्चिम बंगाल के भीतर। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेहरे के आसरे अगर बीजेपी अपने अतीत की कमजोरियों को छुपाकर अब भविष्य की जीत तय करना चाह रही है, तो यहां पर भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पश्चिम बंगाल के भीतर जो पहचान है वह तो शुरुआती दिनों से बंगाल के लोग जानते हैं, जब वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बंगाल में उतरे थे और कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। फिर बाद में वो संघ के पास फिर लौटे थे, जहां उस वक्त गुरु गोलवलकर को कहना पड़ा था, आप अपने बूते मत सोचिए, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देखते हैं, पार्टी तभी बढ़ेगी। और उसके बाद ही जनसंघ बनी थी। लेकिन इस दौर में ऑर्गेनाइजेशन भी गायब, बीजेपी भी गायब, बीजेपी के एक नेता का कोई चेहरा भी नहीं। और यही संकट बंगाल में बीजेपी के सामने है, संघ के सामने है। इसीलिए बंगाल की राजनीतिक जमीन पर वार रूम से आगे बीजेपी के लिए बात बन नहीं रही है, एग्जिट पोल से आगे वो किसी आंकड़े को देख नहीं पा रही है, और सब जानते समझते हुए अब ये मान रही है शायद इस दौर में कुछ कल्याण इस रूप में हो जाए कि जो नैरेटिव बन रहे हैं और जिन 77 जगहों पर दोबारा वोटिंग का जिक्र इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि हम 2 तारीख से पहले जो खास तौर से जहां जहां ईवीएम को डिस्ट्रैक्ट किया गया वहां पर हम वोटिंग कराएंगे, तो वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी भी आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया हां, फाल्टा में 32 बूथ हैं, मगराहाट में 13 बूथ हैं, डायमंड हार्बर में 29 बूथ हैं, बजबज में 3 बूथ हैं। ये मैसेज है जो सिंबॉलिक है। लेकिन इन सब के बीच टीएमसी जानती है, फॉर्म 17 कलेक्ट कर लो, रात भर बैठ के उसको जमा किया गया। जो जो बूथ पर मौजूद रहेगा और उसके साथ जो जो बूथ पर मौजूद था उनसे तमाम डाटा कलेक्ट किए गए। यानी टीएमसी इस हकीकत को जानती है, इस दौर में भी व्यापक परिवर्तन हो सकते हैं, तो क्यों नहीं उसके लिए अभी से तैयारी कर ली जाए। इलेक्शन कमिश्नर जो पश्चिम बंगाल के वो सामने তো আমাদের কাছে যেটা কমপ্লেন্ট আসলো, আপনার যেটা আছে ব্ল্যাক টেপ লেগেছে या অ্যাডহেসিভ লেগেছে या স্টিকার লেগেছে या আপনার যে আছে আতার লাগিয়েছে या যেটা भी আছে, ওটা কমপ্লেন্ট আসছে টোটাল 77 মধ্যে ফালতা অ্যাসেম্বলি সিটে আসছে 32,
मगराहाट असेंबली सीटे एसचे 13, डायमंड हार्बर असेंबली सीट আছে 29 এন্ড বজবজ असेंबली सीट আছে 3। হ্যাঁ, এরপরে যেটা আছে আমাদের ভেরিফিকেশন চলছে, যেটা আছে এখন পর্যন্ত 23 ভেরিফাইড কেসেস আছে এন্ড ভেরিফিকেশন ইজ আ অনগোয়িং এক্সারসাইজ এন্ড আলটিমেটলি রিপোল যেটা হবে ওটা তো সো মেনি রিপোর্টস আছে, সব আছে, এর মধ্যে কত এস্টাবলিশ হবে কি হবে নিয়ে হবে दैट विल फाइंड आउट बाय टुनाइट और टुमारो। यानी कोलकाता के वार रूम से निकली हुई फुसफुसाहट शुभेंदु अधिकारी तक और शुभेंदु अधिकारी के उसको इंटरप्रेट करने की सोच हम जीत रहे हैं कहने की बात होते होते दिल्ली के लाल दीवारों के भीतर जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहां 3 सवाल बार बार गूंज रहे हैं। शहरों में और कोलकाता में बीजेपी की पहुंच पकड़ क्यों नहीं? मेदिनीपुर में क्या शुभेंदु अधिकारी झटका खा जाएंगे? और अगला सवाल इन सब के बीच तमाम क्षेत्रों से निकलते हुए जो नॉर्थ और साउथ 24 परगना है जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं 64 सीट, वहां पर तो व्यापक तैयारी की गई थी और वहां के लिए तो पुलिस ऑब्जर्वर हो, जनरल ऑब्जर्वर हो और जो आईआरएस जो पैसे को देखता समझता है वहां पर जो नियुक्तियां थी वो मैक्सिमम थी। लगभग 67 पुलिस ऑब्जर्वर यानी आईपीएस, आईएएस और आईआरएस 67 लोग घूम रहे थे वहां पर। बावजूद इसके इन 64 सीटों में से बीजेपी यहां भी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी? तो क्या अमित शाह और मोदी के आश्रय ही बीजेपी को चलना है? ऑर्गेनाइजेशन मायने नहीं रखता है? और इन सब के सबसे बड़ी बात, स्वयंसेवक ने इस दौर में कोई सक्रियता उस रूप में नहीं दिखाई जो सक्रियता वो तमाम राज्यों के चुनाव में दिखाता है। गड़बड़ी कहां हो गई? क्यों नहीं दिखाई उतनी सक्रियता? उसके भीतर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सवाल है, वो तो पुरानी बात हो गई। दरअसल नए सवाल ये हैं कि जो मुद्दे और जिस आश्रय बीजेपी की पहचान संघ चाहता है वह धूमिल हो चुकी है। टेक्नोलॉजी और सिस्टम यही हावी हो चुका है। सत्ता में बने रहने का मंत्र सबसे बड़ा हो चला है। सत्ता में बने रहने के लिए बतौर स्वयंसेवक या कार्यकर्ता नहीं, बकायदा उस रूप में काम करना होगा जो गुजरात की लॉबी चाहती है। ये सारी उहापोह की परिस्थिति में इस वक्त बंगाल के चुनाव में बीजेपी के वार रूम की फुसफुसाहट दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर जो गूंज रही है वो मैसेज बहुत साफ कन्वे कर रही है। बीजेपी का अपना चेहरा नहीं, बीजेपी के अपने मुद्दे नहीं, बंगाल के भीतर संघ का किसी रूप में कोई प्रवेश नहीं। और इन तमाम परिस्थितियों के भीतर जो बीजेपी सोचती है कि वहां की सत्ता मिल जाएगी तो वो सिर्फ अगर मिलेगी तो सिस्टम और टेक्नोलॉजी होगी, और वो किसके हाथ में है ये बताने की जरूरत है नहीं। और शायद यही और उम्मीद और आस बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर सबको अपने अपने दायरे में समेटे हुए है कि कोई कमाल मोदी शाह कर ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।